गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज यादव फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @PK Science 59 पे। आज मैं हेलो एल्केन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले नंबर पे बताऊंगा हेलो एल्केन का आयुपेशी नामांकरण। हेलो एल्केन का आयुपेशी नामांकरण पढ़ाऊंगा। फिर दूसरे नंबर में मैं पढ़ाऊंगा आपको समावयवता। बिना समय बर्बाद किए बेटा मैं आपको शुरू करता हूं हेलो एल्केन के आयुपेशी नामांकरण में। अब देखते हैं क्या होता है ये हेलो एल्केन का नामांकरण, कैसे बनाया जाता है हेलो एल्केन का आयुपेशी नामांकरण। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम किया जाता है, एक सूत्र हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह प्लस एल्क नेम। एल्क नेम क्या होता है? एल्केन का नाम। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह या फिर हैलोजन परमाणुओं के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके नामों को जो प्रत्यय शब्द लगता है उनको बोला जाता है क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें से आपको क्या मिलेंगे? एक्स में क्या आएगा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी आएगा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों नामों के लिए तो देखो क्या लिखेंगे हम। अब इनका जो क्रियात्मक समूह या प्रत्यय वर्ग शब्द है उसको हम क्या क्या लगाते हैं, तो इसके लिए आपको लगाएंगे हम हेलो। हेलो का मतलब होता है एक्स। हेलो में आता है क्लोरो, ब्रोमो, ऐसे ही लिखे ना, ब्रोमो, आगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। तो इस प्रकार से देखो, एक हम पहले एक एल्केन का नाम लिखते हैं, एक एल्केन समूह बनाते हैं और इसके बाद में लिखते हैं क्या होता है। तो एक ये एल्केन का समूह बना हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया और बाकी सभी हाइड्रोकार्बनों को हाइड्रोजन के साथ में जोड़ दिया। तो देखो एक ये श्रृंखला हो गई। दूसरी श्रृंखला क्या है? दूसरी श्रृंखला एक बड़ी श्रृंखला है और इस बड़ी श्रृंखला में हमने क्या किया बेटा, इस बड़ी श्रृंखला में यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया है, ठीक है। और ये सभी हाइफन के साथ में क्या है? एच लगा हुआ है। इन सभी हाइफनों के साथ में एच लगा हुआ है बेटा। और अब देखते हैं इसका नामांकरण करते समय क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा क्या बोला है? फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। एल्क नेम के बाद में यहाँ पे बॉन्ड नेम भी आएगा बेटा, बंद का नाम, बॉन्ड नेम, बंद का नाम आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्स लगा हुआ है। एक्स का मतलब होता है हेलो। अब आयुपेशी नामांकरण में हम पहले उधर से गणना करते हैं, उधर से कार्बन श्रृंखला की गणना करते हैं जहां से पहले क्रियात्मक समूह मिलता है या साइड चेन मिलती है। तो हमें क्रियात्मक समूह मिला है यहाँ पर, तो हमने पहले कार्बन पे लगा हुआ है हमारा क्या? हेलो। हेलो के बाद में बेटा क्या लगा हुआ है? हेलो के बाद में हम देखते हैं 2 कार्बन की श्रृंखला है जिसको हम अल्क नेम कहते हैं, यानी कार्बन श्रृंखला के नाम के लिए लिखते हैं। तो इसमें से क्या लिखा जाएगा आपका? बोलो, ईथ लिखा जाएगा। और ईथ के बाद में आपको देख लीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ सभी जुड़े होंगे। बॉन्ड नाम सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाएगा, एन। तो ये लिख के आएगा फर्स्ट हेलो इथेन। ये है हमारा आयुपेशी नामांकरण, फर्स्ट हेलो इथेन, ये हमारा आयुपेशी नामांकरण है। और जिसके अब दूसरे के लिए हम क्या लिखेंगे? दूसरे के लिए लिखेंगे, देखो फिर से वही काम होगा। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला की गणना करेंगे। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। अब पहला कार्बन वह कार्बन होता है जिसमें कोई जिस तरफ से पहले, मतलब वह कार्बन जिधर गणना करते हैं वो पहला कार्बन, उस कार्बन को मानते हैं जिधर गणना करते हुए कोई प्रत्यय शब्द या फंक्शनल ग्रुप हमको पहले मिलता है। यहाँ पे हमको क्लोरीन पहले ही नंबर पे मिल गया है बेटा। इसके लिए लिखेंगे हम क्या? फर्स्ट क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो के बाद में एक हाइफन, एक डैश लगाएंगे। डैश के बाद में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप लिखते हैं बेटा। प्रोप के बाद में एक और हाइफन, एक और डैश लगाएंगे। फिर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्लोरो
ये लिख गया हमारा एल्क का नाम जिसको हमने प्रोप लिखा, और फिर देखो कार्बन कार्बन के मध्य में सभी सिंगल बंद है इसलिए एन लिखा जाएगा। एन लिख करके हम लिख लेंगे इसको फर्स्ट का क्लोरोप्रोपेन। और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा बेटा। फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ, 2 कार्बन की श्रृंखला में एक हाइड्रोजन परमाणु यानी X जुड़ा हुआ था, हमने उसका नाम बनाया तो हेलो हेलो हुआ हमारा प्रत्यय शब्द जिसको हमने पहले लिखा। फिर कार्बन श्रृंखला की गणना की तो 2 कार्बन की श्रृंखला को ईथ बोलते हैं तो उसको हमने ईथ लगा दिया, और एन सिंगल बंड के नाम के लिए इथेन लगा दिया। और फिर हमने देखा तो लिखा हुआ है फर्स्ट हेलो एथेन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये बताता है कि जो हमारा प्रत्यय शब्द है या जो क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोजन परमाणु है वो पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे में हमने देखा, दूसरी एक कार्बन श्रृंखला ली जिसमें हमने क्लोरीन को लगाया। क्लोरीन के लिए हमने क्या किया, पहले ही कार्बन की, क्योंकि जब हम उधर से गणना कर रहे थे जिस तरफ से गणना कर रहे थे उस तरफ से पहले ही हमें प्रत्यय शब्द मिल गया। यदि दूसरे नंबर पे लगा होता तो हम दोनों तरफ से कर सकते थे 4 कार्बन के लिए। अभी और बताते हैं 4 कार्बन के लिए, तब समझ पाओगे आप। तो इसके लिए हमने क्या देखा, हमने देखा ये क्लोरो है, ये क्लोरो हमने लिख लिया। क्लोरो के बाद में 3 कार्बन की श्रृंखला को हमने प्रोप लिखा और एन लिख दिया, प्रोपेन हेलो यानी क्लोरोप्रोपेन हो गया। और अब हम आपको और एक बड़ा सा विस्तृत रूप में देते हैं कुछ बड़ी श्रृंखला बनाने के लिए, तभी आपको समझ आएगी। अब देखो हम आपको एक और बड़ी श्रृंखला देते हैं, इसी में लिख लेते हैं सी और यहाँ पे ये H ये H और ये H और ये H। अब यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोरो। अब हमने देखा बेटा, अब हमें देखना है कि अब इसका नामांकरण हम करेंगे तो करेंगे कैसे। इसका नामांकरण करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि जो हमारा प्रत्यय शब्द है वो कहाँ किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और किधर से पहले मिलता है। तो इधर से गणना करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से 5वें में इधर तीसरे नंबर से मिल रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर से मिल रहा है। चाहे जिधर से हमें गणना कर दें तो हमने लिख दिया 3 के बाद में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है ना बेटा, यहाँ पे लिख देंगे क्लोरो के बाद में अब हाइफन लगाने के बाद में सी के मध्य में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट, लिखा जाता है ना। 5 कार्बन के लिए बेटा हम लिखते हैं पेंट, और पेंट के बाद में अब देखो सभी के मध्य में एक सिंगल बंद लगा हुआ है, सिंगल बंद के लिए लिखेंगे एन, तो पेंटेन लिख देंगे। और यदि इसको एक साथ में लिखना चाहें तो लिखेंगे 3 क्लोरोप्रोपेन ये देखो ये हमारा लिखा है 3 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसी में से यदि एक कार्बन की चेन को हम घटा दें बेटा, ऐसे लिख दें, तब हमें क्या मिलेगा। देखो यदि यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए बेटा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें देखना है। देखो यहाँ के लिए हमें बस एक चीज़ देखनी होगी कि अब जो हमारा प्रत्यय शब्द है, अब जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो कहाँ पे मिलेगा, किस कार्बन पर पहले मिलेगा। तो हमने देखा कि जब इधर से गणना करते हैं तो दूसरे नंबर पे मिलता है, इधर से गणना करते हैं तो तीसरे नंबर पे मिलता है। इसके लिए हमें सिर्फ दूसरा नंबर ही देखना होता है। तो दूसरे नंबर को हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर क्या है 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट और एन, तो ये लिख गया हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा आयुपेशी नामांकन पद्धति। अब हम समावयवता की बात करते हैं। समावयवता सम का मतलब होता है बेटा, सम का मतलब होता है समान। अवयव का मतलब हो गया अवयव, समान अवयव। वता का मतलब होता है
आने वाला शब्द, बना शब्द लिख सकते हैं हम इसको, बना शब्द। ये हो गया हमारा समाव्यवता का एक खंड। समान अवयव बना शब्द। समान अवयव बना शब्द का मतलब हो गया बेटा समान अवयव से, समान तत्वों से मिलकर बने एक श्रृंखला। जैसे कोई भी श्रृंखला लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं C2H5X, एक ये श्रृंखला है, एक ये हमारी श्रृंखला बनी हुई है, एक ये कार्बन की श्रृंखला है जिसमें समान अवयव है। समान अवयव का मतलब दो ही कार्बन हो, 5 हाइड्रोजन और 1 हैलोजन परमाणु के साथ मिलकर के जो संरचना बनी हो, उस संरचना के समावयवता की परिभाषा के लिए हम कहेंगे समान अवयव वाले तत्वों से मिलकर बने शब्द में, समान अवयव से मिलकर बने तत्वों, समान अवयव वाले क्रियात्मक समूह या समान अवयव वाले प्रत्यय शब्द से मिलकर बना एक ऐसा समूह जिसमें उसके अवयव तो समान है किंतु श्रृंखला में परिवर्तन है, किंतु श्रृंखलाओं में परिवर्तन है और उनके प्रत्यय शब्द यानी उनके क्रियात्मक समूह में परिवर्तन है, स्थानांतरण परिवर्तन होता है। हम सब इसको 2 बार पढ़ेंगे, यही होता है। हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 भाग होते हैं देखो, ये तो लिख गया। पहला भाग होता है हमारा श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। दूसरा होता है बेटा हमारा, दूसरे को हम पढ़ेंगे स्थान समावयवता, पहला हो गया श्रृंखला समावयवता, दूसरा हमारा हो गया स्थान समावयवता। देखो श्रृंखला समावयवता क्या होता है। श्रृंखला समावयवता एक ऐसी होती है जो 2 कार्बन से मिलकर बनी चेन हो, 2 कार्बनों से मिलकर बनी चेन हो। जैसे इसके अवयव समान है, इसके अवयव समान ही हो, लेकिन जो श्रृंखलाएं वो भिन्न भिन्न हो। देखो 2 श्रृंखलाएं बन जाए, ऐसी श्रृंखलाओं को हम बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। समावयवता क्या होते हैं, समान अणुओं से मिलकर बनी भिन्न भिन्न संरचनाओं को समावयवता कहा जाता है। और अब इसको इसी में लिखा रहने देते हैं, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। इधर देखो ये लिखा हुआ है बेटा सी के मध्य में 1 2 3 4 5 और ये 6 बंद हो गए। यहाँ पे हमने x लगा दिया, ये सभी x हैं, ऐसा ये सभी x हो जाएं बेटा। ये एक संरचना बन गई, ये एक हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और दूसरा स्ट्रक्चर बन जाए अवयव समान हो, सी के मध्य में ऐसे लग जाए बेटा, और तीसरा कोई जुड़ जाए, और इसके जुड़ने के बाद में हमने देखा यहाँ पे एक एच लग जाए, एक एच यहाँ पे लग जाए, एक एच यहाँ पे लग जाए, या ऐसा कुछ परिवर्तन हो जाए। यानी सी और सी के मध्य में इस यहाँ पे सी जुड़ जाए, ये एच जुड़ जाए, ये एच जुड़ जाए, और फिर ये एच जुड़ जाए, यहाँ पे एच जुड़ जाए बेटा, यहाँ पे एच जुड़ जाए, और यहाँ पे हमारा x लग जाए। ऐसी समावयवता को, ऐसे स्थानांतरण परिवर्तन को, जो सी के मध्य में देखो एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर सीधा इसी से जुड़ करके नई संरचना का निर्माण होता है, या दूसरा कोई ऐसा समूह बना देता है जो क्रियात्मक समूह दूसरी श्रृंखला में दूसरी चेन के रूप में विभाजित हो जाता है। इसको हम बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता हमें लगता है आपको समझ आ गई होगी। एक और समझाते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एक और आपको समझाते हैं और जिसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। 3 कार्बन की चेन लेकर के सी और सी, यहाँ पे इसको बदल देते हैं C3H7X, ये देखो ये बना हुआ हमारा एक ऐसा समूह बन गया जिसमें हमने यहाँ पे X लगा दिया है। X ही तो है, X लगा देंगे, ये देखो हम ठीक। अब इसमें से हम देखते हैं बेटा, आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें कुछ परिवर्तित हुआ, क्या हुआ, ये एक कार्बन की श्रृंखला बनी। इस श्रृंखला समावयवता में श्रृंखला में विभिन्नताएं हुई। दूसरी जो श्रृंखला बनी सी और सी के मध्य में ऐसे H के साथ में जुड़ जाए, या फिर ऐसे ही जुड़ जाए,
ऐसे ना जुड़ करके बेटा, यदि ऐसे जुड़ जाए तब क्या करेंगे हम, देखो एक बिल्कुल अलग रूप में जुड़ जाए, ये ऐसे जुड़ गई, सी के मध्य में ये भी जुड़ गई और सी से ये भी जुड़ गए। अब यहाँ पे देख लो, ऐसे एच की संख्या को गिन लिया जाए। देखो ये एक जो परिवर्तन हुआ, ये जो श्रृंखला में परिवर्तन हुआ, सी के साथ में सीधे दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ करके एक नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसको हम बोलते हैं श्रृंखला समवेतता, जिसमें तत्वों के अणुओं तो समान हो श्रृंखला में, जिसे दिए गए यौगिक के अणु तो समान होते हैं या हेलोजन के परमाणु तो समान हो, किंतु उनकी स्थानांतरों में, उनकी जो श्रृंखला में है उसमें भिन्नता हो, इसको बोला जाता है श्रृंखला समवेतता। अब दूसरी बात करते हैं स्थान समवेतता। इसकी परिभाषा यदि लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख सकते हो। श्रृंखला समवेतता में होता है जब किसी हेलो एल्केन के कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या या कार्बन श्रृंखला में बने परमाणुओं की संख्या तो समान होती है, किंतु श्रृंखला में परिवर्तन होता है कि अणु तो समान होते हैं बेटा, किंतु उनकी श्रृंखला में उनकी जो समूह बनता है, कार्बन समूह बनता है, उस समूह में परिवर्तन होता है, उसको बोला जाता है श्रृंखला समवेतता। ठीक है। दूसरा क्या, स्थान समवेतता। यहाँ पे लिख सकते हो आप, श्रृंखला में परिवर्तन को बोला जाता है श्रृंखला समवेतता। दूसरा स्थान समवेतता। स्थान समवेतता क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है या हेलोजन परमाणु पर निर्भर करता है। हेलोजन परमाणु पर निर्भर करने का मतलब, एक लंबी कार्बन श्रृंखला बनी होती है जिसमें एक ही हेलोजन परमाणु हो, वो हेलोजन परमाणु एक से अधिक दूसरे जगहों पे जुड़ जाए, एक कार्बन को एक चेन में कहीं दूसरी जगह पे जुड़ा हो, दूसरी कार्बन दूसरी चेन पे कहीं दूसरी जगह पे जुड़ जाए, ऐसे समूह को बोला जाता है हेलोजन स्थान समवेतता। स्थान समवेतता का मतलब होता है, देखो ये कार्बन की श्रृंखला बनी, इस कार्बन की श्रृंखला में हमने देखा कि पहले X इधर जुड़ा हुआ है, फिर कुछ जब दूसरी चेन बन के आ जाए, जब दूसरी श्रृंखला बन के आए बेटा, तो दूसरी श्रृंखला में क्या हो जाए, दूसरी श्रृंखला में जो हमारा X है वो यहाँ पे जुड़ जाए। दोनों में क्रियात्मक समूह के स्थान परिवर्तन को ही हम बोलते हैं स्थान समवेतता। स्थान समवेतता में क्या होता है, ऐसे समान परमाणुओं वाली कार्बन श्रृंखला में किन्हीं समान परमाणुओं वाले कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो, भिन्न भिन्न होता है या परिवर्तित होता है, उसको हम स्थान समवेतता कहते हैं। यदि ऐसे नहीं समझ पाए तो एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखो ये एक कार्बन की श्रृंखला है जिसमें यहाँ पे एक X जुड़ा हुआ है और दूसरी एक कार्बन की श्रृंखला होती है बेटा, वो देखो अभी तीसरी चेन पे जुड़ा हुआ था ना, अब यहाँ पे इतना परिवर्तन हो जाता है कि कार्बन श्रृंखला 4 ही कार्बनों की है, किंतु ये X यहाँ पे जुड़ जाता है। ऐसे जगह पर देखो हेलोजनों का दोनों में से परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है ये भी देख लो आप। देखो पहले पीछे से दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ था, सामने से तीसरी कार्बन पर जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ है, आगे इस शुरुआत से ही बेटा दूसरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थानों में देखो यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ तीसरे कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ था, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे जुड़ गया। मतलब ये हुआ बेटा कि दूसरे कार्बन में पहली श्रृंखला में तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थान परिवर्तित हुआ है वो किसका, क्रियात्मक समूह का या हेलो एल्केन का स्थान परिवर्तित हुआ है। चलो ये ना समझ आ गया होगा तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक दूसरा बात बताता हूँ, और वो है हेलो एल्केन बनाना।
प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला विधि है हमारी हैलोजनीकरण, जिसको हम बोलते हैं, पहले नंबर पे देख लेंगे हम हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या होता है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ हैलोजनीकरण क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात इस परिभाषा में लिखेंगे कि जब किसी सममित एल्केन का, मतलब एक एल्केन का जिस कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन समूह का हम हैलोजनीकरण करते हैं तो क्लोरीन के साथ में हैलोजनीकरण किया जाता है। तो इससे जब हम इसकी अभिक्रिया तेज सूर्य के प्रकाश में करते हैं बेटा, तब हमको पॉली हेलो एल्केन तैयार मिलता है। ऐसा हेलो एल्केन तैयार मिलता है जो हैलोजन परमाणुओं को हटा करके दूसरे समूह को जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि एक ऐसा कार्बन श्रृंखला जिसको हम छोटे रूप में लिखेंगे H, और ये जो हमारी क्रिया होगी वो तेज सूर्य के प्रकाश में होगी, जिसको हम H म्यू भी बोलते हैं। H म्यू में होगी बेटा, और होगी क्या, क्लोरीनीकरण, यानी कि Cl2 के साथ में क्रिया होगी। Cl2 के साथ में क्रिया होगी तो क्या होगा, देखो सबसे पहले CCl के मध्य में, Cl और Cl के मध्य में जो बंध होगा बेटा, बड़े रूप में लिख देते हैं इसको, आप समझ पाओगे। ये देखो Cl और Cl जो बंद होंगे तो पहला Cl तोड़ेगा इस हाइड्रोकार्बन को तोड़ करके एक Cl क्या करेगा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा, एक Cl बना लेगा, और दूसरी इसी कार्बन समूह में C के साथ में हमारा Cl जुड़ जाएगा, और ये एक ऐसी श्रृंखला बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्लोरो हेलो एल्केन। लेकिन बेटा ये अगले स्टेप में फिर से जाएगा, फिर से अगले स्टेप में जब जाएगा तो अब दूसरी क्रिया होगी, C के साथ में H और Cl की क्रिया होगी। इस क्रिया में बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से हम Cl2 या Cl के साथ में क्रिया करेंगे तेज म्यू प्रकाश में। जब होगी तो सबसे पहले निकलेगा क्या, इस H को तोड़ देगा, कोई भी H को तोड़ सकता है, इसको तोड़ने के बाद में ऐसे तोड़ देगा बेटा, और ये HCl क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं HCl निकल आएगा, और प्लस में अब देखो एक यहाँ पे टूटा, ये Cl इधर जुड़ जाएगा। इसको मुक्त मूलक क्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार से Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, ये निकलेगा, और ये पुनः अगले स्टेप में फिर से आ जाएगा। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा डाई हेलो का क्लोरो एल्केन, डाई क्लोरो एल्केन। मीथेन होगा, ये होगा डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरोमेथेन। अब इसको हम फिर से अगले स्टेप के लिए तैयार करते हैं बेटा, तो क्या होगा, C के मध्य में ऐसे लिख जाएगा, ये Cl जुड़ा हुआ होगा, ये Cl जुड़ा हुआ होगा, फिर क्या होगा, तेज सूर्य के प्रकाश में निकलेगा क्या, निकल जाएगा बेटा HCl निकल गया। देखो जब Cl से क्रिया होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये Cl और Cl से क्रिया होगी तो क्या करेगा, ये एक Cl क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल करके फिर से बनाएगा HCl के बाद में निकल जाएगा क्या, यहाँ पे एक स्टेप में लिख देते हैं CHCl3, जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। इसको बोलेंगे क्या बेटा, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। और फिर इसके बाद में ये अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाएगी ये अभिक्रिया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से देखो एक C बचा हुआ है यहाँ पे, और CCl3 बचा हुआ है, जिसकी क्रिया हम फिर से Cl2 से कराएंगे। यहाँ पे ना समझ आ रहा हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अगले स्टेप के लिए। 2 स्टेप हो गए ना, इस स्टेप को निकाल देता हूँ, या इसको मैं अगले स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 स्टेप करके लिख देता हूँ बेटा। देखो होगा क्या 4 स्टेप में,
4 स्टेप में अब हमारे पास जो शेष बचा हुआ है वो है CHCl3, जिसको हम फिर से क्लोरीनीकरण करेंगे। और क्लोरीनीकरण करने के बाद में हमने देखा क्या है, क्लोरीनीकरण करेंगे जब हम तो देखेंगे निकलता है तेज प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में HCl निकलता है। HCl के बाद में निकल आता है CCl4, जिसको बोला जाता है जिसको हम बोलेंगे टेट्राक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं हम क्या, क्लोरीन। ठीक है, यदि इतना ख़त्म हो गया तो बेटा बस आज तक का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।